तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों आज आपका जितना भी व्याकरण हिंदी में पूछता है वो सारे प्रश्न आपको मिलेंगे इसमें, और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अंत तक देखेंगे तो सारे प्रश्न समझ में आएंगे, और प्रयास कीजिएगा कि सारे प्रश्न आपको याद हों, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड पेपर 2025 में आने वाले हैं। तो 2025 की तैयारी करने के लिए, ठीक है, 2025 का तैयारी अगर बेहतर करना चाहते हैं तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए 70 में 70 लाने के लिए। ठीक है, 70 में 70 लाना है तो हमारा 100% गारंटी है कि आप लोग का हम 70 में 70 लाने का एकदम प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक बन कर देखिए। और देखिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका कि तत्रैव शब्द में कौन सी संधि है। हमसे पूछ रहा है कि तत्रैव शब्द में कौन सी संधि है, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिए संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की संधि होती है। पहला होता है, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि। क्या होता है? व्यंजन संधि। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, याद रखिएगा। और हम पहला पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग से हाई स्कूल में पहले तक ही सीमित रखता है, आगे नहीं जाता है। तो देखिए स्वर संधि के 5 विध होते हैं। कितने होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने? 5। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दूसरा होता है गुण स्वर संधि। तीसरा होता है वृद्धि वृद्धि स्वर संधि। और आपका चौथा होता है यण स्वर संधि। और 5वां होता है अयादि स्वर संधि। ये 5 होते हैं। ठीक है, अब आप लोग से पूछ रहा है, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछ रहा है कि स्वर संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि है। ठीक है, तो देखिए गुण संधि में हमेशा याद रखिएगा कि एक मात्रा आता है। जैसे एक मात्रा है, ठीक है, एक मात्रा आएगा। यही अगर क्या हो जाए, वृद्धि स्वर संधि हो जाए, वृद्धि। देखिए अगर हम गुण की बात करें तो एक मात्रा आ रहा है, अगर गुण में वृद्धि किए जाए तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 मात्राएं। और क्या हो जाएगा? ये वृद्धि संधि का हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा इस प्रश्न को और इस फार्मूले को। ठीक है, आपसे 3 ही करता है संधि में। दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। आपके हाई स्कूल में ये 3 ही संधि से पूछता है, प्रश्न बनता है। ठीक है, यण से और अयादि से नहीं बनता है। ठीक है ना, तो ये आप लोग एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। दीर्घ में क्या होता है? हमेशा बड़ा बन जाता है। और इसमें क्या होता है? एक मात्रा होती है, जैसे गणेश। ठीक है, गणेश पे एक मात्रा रहता है। उसी तरह जितने भी एक ही मात्रा आएगी उसमें क्या हो जाएगा? गुण संधि। यही आय की मात्रा आएगी तो क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। बात समझ गए? अब देखिए आगे हम लोग आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए संधि का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है हमसे। तो संधि का शाब्दिक अर्थ आपका होता है क्या? मेल। क्या होता है? मेल या मिलना।
इसमें पहला ही ऑप्शन क्या दे दिया है, मेल दे दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, संधि का अगर शाब्दिक अर्थ पूछे तो हम क्या बताएंगे, मेल बताएंगे। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है, प्रत्येक में कौन सी संधि है, ये हमें बताना है। प्रत्येक में कौन सी संधि है। अब देखिए यहाँ गुण संधि आ गया है। ठीक है, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आप लोग को बताना है इसमें से हम लोग को कि कौन सी संधि होगी। तो अगर संधि की बात करें प्रत्यय में, तो आपका ये आएगा किसमें, यण स्वर संधि में। किसमें आएगा, यण स्वर संधि में आएगा। ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि भक्ति रस की स्थापना किसने की। भक्ति रस की स्थापना किसने की, हमें बताना है। क्या बताना है, भक्ति रस की स्थापना किसने की, भरत ने, विश्वनाथ ने, और तीसरा दे रहा है रूप गोस्वामी ने, और चौथा दे रहा है मम्मट ने। किसने किया है ये हमें बताना है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और भक्ति रस का स्थापना पूछ रहा है कि उसको स्थापना किसने किया। ठीक है, तो देखिए ये तीसरा जो ऑप्शन है रूप गोस्वामी ने, यही आपका सही हो जाएगा। भक्ति रस की स्थापना किसने किया था, रूप गोस्वामी ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है, ये हमें जानना है, हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है हास। ठीक है, हास, श्रृंगार, वीर और शांत। तो देखिए अगर हम क्या रसराज की बात करें, ठीक है ना, अगर रसराज की बात जहाँ करेगा वहां होता है श्रृंगार रस। क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। ऑप्शन बी आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि क्या शताब्दी में समास है। शताब्दी में समास हमें बताना है। पहला दे रहा है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। इसमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा समास होगा शताब्दी में, हमको क्या बताना है, शताब्दी में समास बताना है। तो देखिए शताब्दी में आपका होता है द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इन प्रश्नों को और इनके आंसरों को, किसमें कौन सा ऑप्शन हो रहा है, और बातों को समझिए आप लोग, क्योंकि आप लोग के बोर्ड पेपर में ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सारे प्रश्न बार बार पिछले सत्रों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए आज का 7वां प्रश्न है कि करुण रस क्या है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। पूछ रहा है कि करुण रस का अस्थाई भाव हमें बताना है। पहला दे रहा है उत्साह, शोक, रति और हास्य। ठीक है, देखिए जैसे हास्य रस का क्या होता है, हास होता है। ठीक है, हास्य रस का हास होता है। ठीक है, उसके बाद रौद्र की बात करें, रौद्र रस की बात करें अगर हम, तो इसका होता है क्रोध। क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक है ना। उसी तरह अगर करुण रस की बात करें तो उसमें होता है शोक। क्या होता है, शोक, जिसमें दुख की भावना उत्पन्न होती है हमारे हृदय में। जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर हमारे मन में क्या होता है, दुख की भावना उत्पन्न होती है, तो वहाँ क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। ऑप्शन बी आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। उम्मीद करते हैं ये सभी लोग प्रश्न का आंसर जानते होंगे। तो देखिए पहला दे रहा है रति, दूसरा दे रहा है हास्य, ठीक है, दूसरा ऑप्शन रहेगा हास, ठीक है, और तीसरा दे रहा है निर्वेद, और चौथा दे रहा है करुण रस। क्या? करुण रस। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और आप लोग को इसी में से हम लोग को चुनना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देखिए हास्य रस की बात करें अगर, ठीक है, हास्य रस का अस्थायी होता है हास, क्या होता है? हास होता है, ठीक है, जिसमें हंसी आए, जिससे हमारा मन प्रसन्न हो, खुश हो, और क्या करें हम लोग? हंसे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हास्य रस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कह रहा है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ हमें बताना है। पहला दे रहा है आभूषण, आकर्षण, सौंदर्य और प्राकृतिक, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे कि अलंकार का अगर शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण होता है। ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, आभूषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, और सभी प्रश्नों पे आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, कि आप लोग के पेपर में ये प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं गए हैं, ठीक है। पिछले सत्रों के पेपर उठाकर देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपके सामने बार बार आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी व्याकरण के प्रश्न होते हैं इस वीडियो में सारे आपको बता दिए जाएंगे। देखिए आज का 10 नंबर प्रश्न एक और है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं ये हमें बताना है। पहला है 2 प्रकार के, पहला 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के और 5 प्रकार के। तो देखिए अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाब्दिक अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और तीसरा हमारा होता है उभयलंकार। कौन होता है? उभयलंकार, ठीक है। ये हमारे 3 अलंकार होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखेंगे सभी लोग। दे रहा है कि जो वाक्य, ठीक है, में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को क्या कर दे? चमत्कृत या अलंकृत करते हैं वे कहलाते हैं, ठीक है। चमत्कृत या अलंकृत करते हैं उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं, उभयलंकार कहते हैं या अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है। ये हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, और चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करते हैं उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला उपर्युक्त पंक्ति में हमें क्या बताना है? अलंकार बताना है। पहला दे रहा है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। अनुप्रास, ये हमारा 4 विकल्प दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए पीपर पात सरिस मंडोला में आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अब इसमें बताना है हमको क्वेश्चन नंबर 13 में, इसमें भी हमें क्या बताना है? अलंकार ही बताना है। कह रहा है
कि मनहु मानो जनहु जानो वाक्य शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। ये क्या हो जाएगा, किस हो जाएगा। ठीक है, किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। हमें बताना है कि ये जो मनहु मानो जनहु जानो आदि वाक्य शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। पहला दिया है उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा और दमक। ठीक है, ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा अलंकार होगा। तो देखिए आपका 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मनहु मानो और जनहु जानो शब्द में हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर प्रश्न है आपका, 14 नंबर प्रश्न है, चौदह नंबर प्रश्न कर रहा है कि यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला से उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्या बताना है, 14 नंबर प्रश्न को बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसमें कौन सा अलंकार है उस पंक्ति में, ये हमें बताना है। पहला दे रहा है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, और देखिए ध्यान दीजिएगा कि आप लोग शब्दों को याद रखिएगा। ठीक है, जो प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे, देखिए सुनने से भी बहुत प्रश्न याद हो जाते हैं। ठीक है, सुनने से भी बहुत प्रश्न याद हो जाते हैं। आपके पेपर में सामने आते ही आप लोग क्या करेंगे, उसको ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों पे कि ये 14 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा, यही कहीं पर बिखर गई वह क्या, वह भग्न विजय माला से। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपेटे बिसरे करुणा ऐन चितई जान करी, क्या करे, जान करी लखन तनु उपर्युक्त पंक्ति में छंद पूछ रहा है कि इसमें कौन सा छंद है। हमें बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो देखिए रोला दे रहा है, सोठा दे रहा है, सवैया दे रहा है और कुंडलिया दे रहा है। इसमें हमको बताना है कि कौन, तो पहले लाइन को पहले गिन लेते हैं। ठीक है, तो दे रहा है ना कि सुनी केवट केवट, ठीक है, के बैन, इतना ही है। ठीक है, पहला चरण हमारा यहीं तक है, प्रथम चरण। ठीक है, इसको गिन लेते हैं, 1 2 2 1 1 2 2 1। इसे गिनते हैं कितना होता है, 2 2 4 2 6 8 10 और 1 11। तो देखिए हमारा सोरठा का नियम होता है कि 11 और 13 पर क्या होता है, यति होता है। जिसमें 11 और 13 पर यति होता है उसमें होता है सोरठा। क्या होता है, कौन सा छंद होता है, सोरठा छंद होता है। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोरठा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान देंगे हम, किस प्रश्न को, 16 को। कह रहा है उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग होते हैं, शब्द होते हैं, धातु होते हैं, वर्ण होते हैं और शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं ये हमें बताना है कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग जो होते हैं शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ऑप्शन डी आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका उपसर्ग से, कि उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं ये हमें बताना है।
क्या कहते हैं उपसर्ग को, हमको ये बताना है। पहला कह रहा है यहाँ अन्य रहेगा, ठीक है, अन्य प्रत्यय, आदि प्रत्यय, ठीक है, मध्य प्रत्यय और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं आदि प्रत्यय। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आदि का मतलब आप लोग समझते होंगे कि अंत होता है, तो अंत नहीं होता है, ठीक है, होता है प्रारंभ। आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ, शुरुआत जहां से की जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आदि प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, अंत मत समझिएगा, अंत वो प्रत्यय के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति है। उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है, उपसर्ग धन ग, उपधन सर्ग, उधन पसर्ग और चौथा ऑप्शन दे रहा है उपसधन रग, ठीक है। ये आपका 4 विकल्प है, हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही होगा। तो देखिए, अगर उपसर्ग का हम सही संधि विच्छेद करें तो होता है उपधन सर्ग। क्या होता है, उपधन सर्ग होता है इसका संधि विच्छेद। और इसी का संधि विच्छेद अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये किस चीज से बना है, व्युत्पत्ति हुआ है, उत्पत्ति इसका हुआ है, तो उपधन सर्ग से इसका उत्पत्ति हुआ है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है कि सोहत ओड पीत पट श्याम सलोने गात आमनो नीलमणि शैल पर आतपो करे परयो प्रकाश। कहने का मतलब यह है कि इसमें अलंकार हमें बताना है। क्या बताना है, अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। पहला दे रहा है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और यमक, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न में 19 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं या गण कहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं या गण कहते हैं। तो देखिए, यदि किसी छंद को पढ़ते समय, ठीक है, क्या आ जाए, विराम चिन्ह आ जाए, उसे कहते हैं हम यति। क्या कहते हैं, यति कहते हैं। ये ऑप्शन बी आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कह रहा है कि गणों की संख्या है, गणों की सही संख्या कितनी होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है या 12 होती है। गणों की संख्या पूछ रहा है कि गणों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए, गणों की संख्या की बात करें अगर, तो गणों की संख्या होती है 8। कितनी होती है, गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, और देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इत्यादि में संधि है। क्या पूछ रहा है, कि इत्यादि में संधि है, यण संधि है, ठीक है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या यहां कर लीजिए आपका दीर्घ संधि। चाहे दीर्घ मत कीजिए, यहां कर दीजिए आप स्वर संधि। क्या कीजिए, स्वर संधि कर दीजिए, ठीक है।
ये आपका 4 विकल्प दिया गया है और आपको बताना है इनमें से कि कौन सा इसमें से संधि होगा, इत्यादि में कौन सी संधि होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इत्यादि में अगर बात करें तो हमारा होता है यण संधि। क्या होता है? यण संधि होता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि स्वागतम का संधि विच्छेद है। स्वागतम का संधि विच्छेद बताना है। स्वधन आगतम, सुधन आगतम, स्वधन वागतम और चौथा दे रहा है सुधन वागतम। ठीक है, ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। तो देखिए ध्यान से कि अगर हम बात करें क्या स्वागतम की, तो सुधन आगतम होता है, सुधन आगतम होता है अगर सही संधि विच्छेद की बात करें। देखिए संधि का मतलब होता है मेल और संधि विच्छेद का मतलब होता है उसको अलग अलग बांटना। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? देखिए ऐसा नहीं बांटा जा सकता है कि अर्थ ही ना हो, कुछ उसका अर्थ होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ। 24 नंबर प्रश्न है कि 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? कह रहा है कि 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सम मात्रिक छंद कहते हैं, विषम मात्रिक छंद कहते हैं, अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं और उपर्युक्त में से सही, उपर्युक्त सभी सही बोल रहा है। क्या ये तीनों ऑप्शन सही है? ठीक है, तो देखिए यदि 4 चरणों में बात करें अगर समान मात्राएं हैं तो उसे कहते हैं हम सम चरण। क्या कहते हैं? सम मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सम मात्रिक छंद कहते हैं। ये ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? सम मात्रिक छंद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 की छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं ये हमें बताना है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। पहला दे रहा है 4, 3, 5 और 2। तो देखिए छंद होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्णिक छंद, ठीक है, मात्रिक छंद और होता है वृत्त छंद और चौथा होता है आपका चौथा छंद होता है मुक्त दर। ठीक है, और ये 4 छंद होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, वृत्त छंद और चौथा होता है आपका मुक्त छंद। ठीक है, ये 4 प्रकार के छंद होते हैं आपके। नाम याद रखिएगा, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वृत्त छंद और मुक्त छंद। ये 4 प्रकार के छंद होते हैं। ये आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना होता है? छंद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 पूछ रहा है कि छंद का शाब्दिक अर्थ है। छंद का शाब्दिक अर्थ हमें बताना है कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बंधन होता है, आभूषण होता है, चमत्कार होता है और इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हम आप लोग को बता दें कि छंद का मतलब होता है बंधन। क्या होता है? छंद का मतलब बंधन होता है। अनेक शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक वाक्य बनाया जाता है। इसलिए वो क्या होता है? बंधन बांध कर रखता है। ठीक है ना, इसलिए क्या होगा? आपका बंधन होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं ये हमें बताना है। 2, 3, 1 और 4। तो देखिए सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहला होता है प्रथम चरण। क्या होता है? प्रथम चरण। दूसरा होता है द्वितीय चरण, द्वितीय चरण। तीसरा होता है तृतीय, तृतीय चरण।
ठीक है। और चौथा होता है चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ चरण। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 होते हैं, ठीक है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ठीक है, और तृतीय चरण, ठीक है। तृतीय चरण, ठीक है। ये आपके सामने। और ध्यान दीजिए एक बात कि प्रथम और तृतीय को कहते हैं विषम चरण। क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं, विषम चरण। और दूसरे और चौथे को कहते हैं सम चरण, ठीक है। पहले और तीसरे को कहते हैं विषम चरण, दूसरे और चौथे को कहते हैं क्या? सम चरण। आपका कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है, 4 होते हैं। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 पे आप लोग कह रहा है कि यह सम मात्रिक छंद है, इनमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। यह लक्षण किस छंद का है? तो हम अभी आप लोग बताए हैं कि जिस छंद में यदि 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है वो होता है सोरठा छंद। क्या होता है? सोरठा छंद होता है। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिस छंद में 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है वो छंद होता है सोरठा छंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि रोला किस प्रकार का छंद है? विषम मात्रिक छंद है और सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का हमें बताना है कि रोला किस प्रकार का छंद होता है। तो देखिए, रोला अगर छंद की बात करें तो ये भी क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी क्या होता है? 13 और 11 पे यति होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, 30 नंबर प्रश्न कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? और रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं ये बताना है। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं और 5 होते हैं। तो आप लोग को बता दें कि इसमें भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। रोला में भी कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग बताए हैं कि प्रथम और तृतीय को कहते हैं विषम चरण, ठीक है। प्रथम और तृतीय को कहते हैं विषम चरण, दूसरे और चौथे को कहते हैं हम लोग क्या? सम चरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कह रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। पूछ रहा है कि रोला छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 22 होती हैं, 24 होती हैं, 36 होती हैं या 12 होती हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, कह रहा है कि उपसर्ग के नहीं किए जा सकते हैं। उपसर्ग के नहीं किए जा सकते हैं। क्या नहीं किए जा सकते हैं ये हम बताना है। पहला दे रहा है खंड, सार्थक खंड, निरर्थक खंड, और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग का हम लोग क्या? सार्थक खंड नहीं किया जा सकता है। हम लोग उसका सार्थक खंड नहीं करते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि उपसर्ग का कभी भी सार्थक खंड नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि शब्द क्या, उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्द के क्या होता है, आदि में होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आदि का मतलब होता है क्या, अंत। आदि का मतलब अंत नहीं होता है, होता है प्रारंभ। क्या होता है? प्रारंभ। क्या होता है? प्रारंभ होता है। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, कभी भी उपसर्ग का प्रयोग प्रारंभ में होता है, शुरुआत में होता है, आगे होता है शब्द के। ठीक है ना, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आगे होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उत्कर्ष, क्या, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। क्या, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग बताना है। उत है, उत है, उत्तक है, और इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर सही हम इसका क्या करें, संधि विच्छेद करें, तो उस दृष्टि से हमारा क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें हलंत लगा है, इसलिए ये होगा। नहीं तो ये भी हो सकता था, क्योंकि दोनों तो एक ही हैं, लेकिन नहीं, ये हलंत लगाने का मतलब होता है कि शब्द क्या है, आधा लिखा गया है। इसलिए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। अब देखिए दे रहा है, इसमें भी उपसर्ग बताना है आपको। कह रहा है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। पहले दे रहा है अन, अनु, अ, आ। ठीक है, तो देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं अनुचर का, तो होता है अनु धन चर। क्या होता है? अनुधान चर। उपसर्ग बताए हैं हमेशा आगे जुड़ता है, तो हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनु। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। कह रहा है 36 नंबर प्रश्न की, अनुग्रह शब्द में उपसर्ग है। जिस तरह अनुचर का हम निकाले हैं, उसी तरह इसमें भी हम निकालेंगे। इसका संधि विच्छेद कर दें तो हो जाएगा अनुधन ग्रह। क्या हो जाएगा, अनुधन ग्रह। तो देखिए इसमें क्या है, अन है, अ है, अनु है, और ग्रह है। तो ग्रह तो हम जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, अंत में क्या प्रयोग होता है, प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये प्रत्यय हो गया, और ये क्या है, हमारा उपसर्ग है। तो उपसर्ग जहां मिलेगा वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा सी ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा उपसर्ग कौन सा है, आगे का शब्द होता है, तो ये उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। हमें बताना है कि सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए उपसर्ग बताया जा रहा था, हम लोग जान रहे थे, लेकिन अब प्रत्यय की बात कर रहा है। तो अभी आप लोग बताए हैं कि प्रत्यय का प्रयोग हमेशा अंत में होता है। कहाँ होता है, अंत में होता है। और देखिए हमको इसमें बताना है सन, सनसन, हट और आहट, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए सनसनाहट, क्या बताना है, सनसनाहट। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमारा अंत में क्या जुड़ेगा, सनसन, हा, क्या हो जाएगा, आहट, सनसन आहट, सनसन आहट हो जाएगा। तो हमारा लास्ट में अंतिम पद क्या हो रहा है, अंतिम शब्द क्या हो रहा है, आहट हो रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आहट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 कह रहा है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक
क्या स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। हमें बताना है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्यय का, आई का, ई का, आ का और ई का। तो ध्यान दीजिएगा, अनुज शब्द को क्या स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए आ का हम प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, अनुजा। क्या हो जाएगा, अनुजा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि दासत्व में प्रत्यय है। क्या बताना है, दासत्व में प्रत्यय बताना है। त्व, सत्य, तय और तव। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि दासत्व में दास धन त्व, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। त्व, दास धन त्व हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, और ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। कह रहा है 40 नंबर प्रश्न, चौमासा में समास है। चौमासा में समास बताना है, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष। ठीक है, तो देखिए चौमासा में हमारा समास होता है क्या, द्विगु होता है। ऑप्शन सी सही है। और ध्यान दीजिए, आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।